वीडियो जो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार प्रैक्टिस सेट को लेकर। ये सेट नंबर 2 है। इसी तरीके के काफ़ी सारे सेट यहाँ पे बिहार पुलिस का आने वाला है, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आप लोगों का होगा। जो भी प्रीवियस में एग्जाम हो चुका था, जो कैंसिल हुआ था, उसी के पैटर्न पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे। अगर आप भी बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को नए वीडियोज़ को जानकारी मिल सके और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और न्यूज़ अपडेट आप लोग को मिलते रहेंगे। ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा से रिलेटेड काफ़ी सारे चीज़ आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोगों को हेल्प जो है जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना किसी तरीके पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो हमारे पास पहला प्रश्न है, कहा गया इसमें कि प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होती है। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये। कहा गया कि प्रेरित धारा की जो दिशा है वो किस नियम के द्वारा है ना हमको प्राप्त होती है। तो बहुत ही शानदार पहला ही प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। कौन से नियम के द्वारा? दाएं हाथ, एक वो बाएं होता है, एक दाएं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिशा जो होगा प्रेरित धारा की दिशा, वो दाएं हाथ के नियम के द्वारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो एक का सही उत्तर डी। अगर आप लोग को बाएं हाथ के बारे में पूछा जाएगा तो बाएं हाथ जो है वो आपका मोटर के जो कार्य प्रणाली होता है ना, मोटर के जो कार्य प्रणाली होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, मोटर के कार्य प्रणाली को। ठीक है, और जो दिशा की अगर बात करेगा तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के यहाँ पे नियम जो है उससे प्राप्त होगा। तो एक का डी करेक्ट होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न था। सेकेंड नंबर हमारे पास है कि कहा गया कि एक जो है 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना विद्युत खर्च होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स का। ठीक है ना, पावर का। यहाँ पे कोई बल्ब दिया गया है, बोला है कि 100 वाट का बल्ब है जो 10 घंटे जलता है। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा। 5 रुपये तो होगा नहीं, अभी आप लोग जहाँ भी रह रहे होंगे 8-9 रुपये यूनिट लेता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस के अनुसार 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपको बतानी है। तो क्या होगा, देखिए विद्युत खर्च का इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जितना भी आप लोग को वाट का बल्ब है आपका हो जाएगा शक्ति। जो बिजली शक्ति का क्या होता है, मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुने, उसके बाद विद्युत उपकरण की संख्या। तो विद्युत उपकरण की संख्या यहाँ पे कितना है, तो एक बल्ब। कितना है, एक बल्ब। ठीक है ना, एक बोला गया ना, एक। अगर जितना बल्ब रहता है उतना से हम लोग यहाँ पे दो रहता तो 2 लिखते। तो अगर एक बल्ब है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे समय लिखेंगे। तो समय यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 घंटा। ठीक है, बट्टा में क्या करेंगे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना से, 1000 से, और गुना लास्ट में करेंगे कितने रुपए प्रति यूनिट, तो 5 रुपये प्रति यूनिट। बस आंसर आ जाएगा आप लोग को। इसको मल्टीप्लाई, उसको कैलकुलेशन करोगे तो 10 10 10 10, तो 3 0 से कट जाएगा, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो 5 रुपये इसका जो यूनिट का खर्च निकलेगा, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा, 5 रुपया। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 दिन लगता तो 30 पंचे 150 हो जाता। ये चीज़ आपको अगले जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। हालांकि इसी तरीके से आपको बनाने हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न था ये। 2 का 1 करेक्ट होगा। थर्ड नंबर देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के मुड़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो ये होता है चाल उसका जो है अलग अलग होती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के दौरान क्या होता है, अपवर्तन के दौरान अपने पथ से मुड़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश के जो मुड़ने का कारण है, तो इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल का जो है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है किसका, प्रकाश का चाल। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगर आप ये चीज़ आप लोग को पता होगा कि अगर कोई प्रकाश की जो किरण है वो सघन से अगर विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ से सघन, ये सघन हुआ और ये विरल हुआ। अगर सघन से विरल में आएगा ना तो ये अविलंब ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है ना, मुड़ जाएगा। और जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला देखते हैं कि किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में किससे संबंधित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप से संबंधित होते हैं, तो वो एक दूसरे से
परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यही हमारे पास प्रश्न है। देखिए, वेग समय को अगर दर्शाता है ना, तो ये दर्शा रहा है आपको यहाँ पे स्वतंत्र रूप से, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे हो जाएगा। सारे वेग समय को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि गुरुत्व के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के वेग समय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ए। यही ग्राफ इस यहाँ पे सही सटीक है। अगला देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग में, तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया है यहाँ पे कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गति करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग में जो है, जो प्रकाश, जो माध्यम के कण होते हैं वो आपका लंबवत दिशा में संचरण की दिशा उसकी होती है। ठीक है, लंबवत, परपेंडिकुलर होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर जो है प्रेरित नहीं होगी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, 3 हो जाएगी। ठीक है, कुंडली और क्षण चुंबक दोनों के समान चाल से समान दिशा में गतिमान होने पर कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगी। तो यहाँ पे 7 का सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है ये आपका सही होगा, लेकिन ऑप्शंस में ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8 नंबर कहा गया यहाँ पे कि किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास था। तो किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक बंद वक्र की तरह होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब 8 का जो है पहला और दूसरा दोनों सही, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर। कहा गया यहाँ पे कि C60 एक अणु है जिसमें ये किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 खटभुज। ठीक है, C60 एक अणु है जिसमें ये किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 12 पंचभुज और 20 खष्टभुज के रूप में व्यवस्थित करने पर उसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, और ये फ्लोरीन जो है किसका अपरूप है, तो फ्लोरीन जो है ये कार्बन के अपरूप है। ये भी पूछा जाता है कार्बन के अपरूप कौन सा है, तो फ्लोरीन। अगला है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग खुद बना लेना ये सारे। ठीक है, जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, इसका सही उत्तर डी करेक्ट होगा। एक बार आप रोक के इसको बनाना, उसके बाद आंसर मिलाना। ठीक है, फिर 11 नंबर है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज बतानी है कितने हैं, तो इसमें टोटल जो है त्रिभुज 7 है। टोटल कितने त्रिभुज है, 7 है। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी तो कोई त्रिभुज नज़र नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पे 7 आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये हमारे पास प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर 20 बी हो जाएगा, 20। ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कैसे ये बन रहा है। देखो यहाँ पे 17 और 13 को जोड़ोगे तो 30 आएगा, 16 और 14 को जोड़ोगे तो ये भी 30 आएगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ोगे तो 30 आएगा, और ये दोनों को जोड़ोगे 30 आएगा। 12 ने 21, 17 4 21। इसी तरीके से 32 17 कितना आएगा आपका 49। उसी तरीके से 29 20 49, तो यहाँ पे 20 होगा। देखिए पैटर्न ये फॉलो कर रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला है इंग्लिश में कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू द फिल इन द ब्लैंक। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, यहाँ पे हाई शब्द को लेना पड़ेगा। यहाँ पे डैश द ग्रेट लीडर इज मोर नो मोर, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे आलस। क्या लगेगा, आलस। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है हाय। हाय बोलता है ना, हाय वो मर गया। ठीक है, हाय वे महान नेता नहीं रहे,
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 13 का सी। ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस था। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द ऑफ द गिवन आइडियम। यहाँ पे आपको बताना है द लायंस शेयर। ठीक है, द लायंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। इसी का मीनिंग आपको बताना है बहुत बड़ा हिस्सा का क्या होगा। तो बहुत बड़ा हिस्सा का हो जाएगा द लार्जेस्ट पोर्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही अप्रोप्रिएट मीनिंग बोला गया है, ये ह्यूज प्रॉफिट नहीं होगी, द लार्जेस्ट पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 का डी करेक्ट होगा। 15 देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे इंग्लिश का भी आप लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोग एग्जाम्स पास करोगे। ठीक है ना, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पे द विंड ब्लू सो डैश एट नाइट डेट मेनी ट्रीज फेल इन द पार्क। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। जिसका आपको बताना है यहाँ पे जो है पेड़ उखड़ गया। ठीक है ना, पेड़ उखड़ का जो कारण है वो हवा का प्रचंड बहना, हवा के बहने से तूफान आने से क्या हो गया ये पेड़ जो है उखड़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड, मतलब कौन सा मीनिंग जो रॉन्ग है, यही हमारे पास प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गैजेट। क्या हो जाएगा गैजेट, ये सही मीनिंग इसका नहीं है। गैजेट का होता है GAZETE। क्या होता है JAZETE, डबल जेड नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, गैजेट जिसका अर्थ होता है राजपत्र। क्या होता है राजपत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं। कहा गया कि ही इज रीडिंग अ बुक, इसको पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में जैसे ही कन्वर्ट करोगे इसको, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ही इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग, क्योंकि V4 लगा हुआ है तो बीइंग का प्रयोग होगा यहाँ पे बीइंग रीड बाय मी। क्या होगा बीइंग रीड बाय मी। तो यहाँ पे 17 का सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी आपको स्ट्रक्चर दिया रहता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पैसिव वॉइस में बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज या MR जो भी लगेगा, उसके बाद बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस जो आपको सब्जेक्ट लगा हुआ है वो। ठीक है, अगला देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पे क्या होगा, तो स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। अगर बता रहा है यहाँ पे कि कोई भी जो व्यक्ति है जो खुद का इंडिविजुअल अपना जो स्टोरी बताता है तो लिख के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी ने ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखा होता है। तो 18 का सही उत्तर डी करेक्ट होगा। बहुत ही शानदार था ये। चलिए अगला देखते हैं इंटरफेयर का अर्थ क्या होगा। देखिए इंटरफेयर का जो अर्थ हो जाएगी यहाँ पे वो हस्तक्षेप करना होता है इंटरफेयर का। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्ट। क्या हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, जो आपको बाधा डालना या फिर रोकना होता है। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा डी। 20 देखते हैं हॉलो, इसका एंटोनिम बताना, उल्टा बताना हॉलो। तो हॉलो का मतलब होता है खोखला, हॉलो स्फीयर, खोखला गोला। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सॉलिड हो जाएगा। खोखला का क्या हो जाएगा उल्टा सॉलिड, ठोस। 21 देखते हैं, अब हिंदी का बात आ रहा है कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। इसमें बताना है कि क्या त्रुटि है। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गलत सेंटेंस जो हो जाएगी, गलत जहाँ पे त्रुटि है, गलत भाग, वो हो जाएगा बी ऑप्शंस में। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। क्या होगा यहाँ पे कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, हम विद्रोही शत्रु का नाश नहीं करेंगे। ये गलत शब्द है, यहाँ पे विद्रोही नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो कहीं नहीं, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। ये जो उक्ति लिया गया है, ये लिया गया है आपका निराला, दीनबंधु निराला जी की ये प्रसिद्ध उक्ति है, पंक्ति है। तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये लिया गया है इसके सरोज स्मृति से। कहाँ से लिया गया है, सरोज स्मृति से। ठीक है,
इसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको हम लोग निराला के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल। ठीक है, वायु का हो जाएगा हवा, पवन, समीर। ठीक है, और भी काफ़ी सारे होते हैं। अनिल हो जाएगी यहाँ पे सही उत्तर। अगला है कि तैरने की इच्छा के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? तैरने की इच्छा, जिसको तैरने की इच्छा अगर जग रही है तो उसके लिए तृतिशा। क्या होता है? तृत्रिका। ठीक है ना, इसके लिए एक शब्द है। जो पीने की इच्छा रखता है उसको पिपासा बोलते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसको जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है ना, जो कुछ करने की इच्छा रखती है, काम करने की, उसको चिकित्सा बोलती है। जो तैरने की इच्छा रखते हैं उसको तितिरका बोलती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है ना। अगला है इनमें से चिरंतन का विलोम क्या है? चिरंतन, चिरंतन का अगर विलोम की बात करेंगे तो यहाँ पे नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर, सी। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध यहाँ पे बताना है तिरस्कार। तो तिरस्कार का सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही शब्द जो है शुद्ध है यहाँ पे। विद्यापति किस भाषा से संबंधित कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली कवि से संबंधित है, मैथिली। ठीक है, अब विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है। अगला देखते हैं कि जो दंड पाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जो दंड पाने योग्य होता है उसको दंडनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंडनीय। चलिए अगला देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1983 से प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ये सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगी। इसका जो है जो गठन हुआ था वो पारित हुआ था, ये अप्रैल में नहीं हुआ था, ये अगस्त 1935 में हुआ था। ठीक है ना, अगस्त 1935 में। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोग। अगला है कि 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1976 में हुआ था। डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है? जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो मतलब कौन से नंबर पे ये राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? 15वें। ठीक है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अभी कौन सा है? तो जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जो है वो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति की अगर बात करेगा तो जो अभी वर्तमान में है जगदीप धनखड़। अगला है निम्नलिखित में से कौन संविधान संस्था है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, योजना आयोग। क्या हो जाएगा? योजना आयोग। योजना आयोग संविधान संस्था था बोला गया, अब नीति आयोग हो गया है इसके जगह पे, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों की संवहनीयता में संबंधित आयाम क्या है? ये हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाता निधि पर निर्भरता। क्या हो जाएगा? दाता निधि पर निर्भरता। अगला है कि SHG बैंक लिंकेज आंदोलन के महत्वपूर्ण लक्ष्य का नेतृत्व RBI के समर्थन से डैश ने किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नाबार्ड ने किया था, नाबार्ड। और नाबार्ड बैंक जो है ये कृषि के लिए यहाँ पे लोन जो है प्रदान करता है, कृषि। ठीक है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है आप लोग को। अगला है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1979 में किया गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1979 को। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है ये मैडम भीकाजी कामा को माना जाता है। बहुत ही ये भीकाजी कामा, ठीक है ना, ये भारतीय क्रांति की जननी मानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। डी करेक्ट होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश जो थे उसका संस्थापक की बात करेंगे तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक
ये 1206 ईस्वी में क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना किए थे। ठीक है, और गुलाम वंश का जो राजधानी था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वो लाहौर को बनाया गया था। ठीक है, अगला है भारत में जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। तो जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। तो कवि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। सी करेक्ट होगा। ठीक है, जो 375 से 414 ईस्वी सन के बीच में थे। 9 रत्न में से एक रत्न कालिदास जी। निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के नेतृत्व किए थे। कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है की बात करेंगे यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटाइट Na3AI F6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना निम्नलिखित से कौन सा है, नीला हो गया ना, इसका मतलब अम्ल डाला होगा तब ना नीला हुआ। तो अम्ल डालेगा तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम बाइकार्बोनेट घोल यहाँ पे डाला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि कौन सा धातु विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सत्य कथन है। उपधातुएं अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है। स्टील एक मिश्र धातु है। धातु इलेक्ट्रॉनिक चालक होती है। फिर उपरोक्त सारे। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है। विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण जो होता है ये आपका एक मिश्रित लवण है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, मिश्रित लवण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 47 नंबर, कहा गया यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। डोबे रेनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। JW डोबेरेनर जेना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। 48 देखते हैं कि कौन निम्नलिखित में से यहाँ पे सुमेलित करना है। नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू की अगर बात करेंगे तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे एक का बी हो जाएगा। टमाटर, टमाटर में अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोला जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका मतलब सी होगा और इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए हो जाएगा इसका, BAC। तो BAC ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। 48 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 49 देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तितली। क्या हो जाएगा, तिल्ली, तिल्ली, तिल्ली करेक्ट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे हम लोग 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं। बहुत लंबा वीडियो हो रहा था इसलिए हम लोगों ने इसका 2 पार्ट में लेकर आएंगे, सेकेंड पार्ट को, सेकेंड सेट को। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा। 51 से लेकर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आप लोगों को लगातार कई सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होने वाला है आप लोगों के लिए, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आप लोगों को लगातार यहाँ पे पूछा जाता रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सेट लगाते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है।